आज किन्नौरी संध्या में मैं मुकेश नेगी आप सभी श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे एमसीएन किन्नौर ने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। वैसे तो मैं किन्नौरी साहित्य भी लिख चुका हूँ और कई शोध प्रबंध वगैरह लिख चुका हूँ, रिसर्च पेपर वगैरह, और कविताएं लिखते रहा हूँ, प्रकाशित होती रही है। तो मैं आज काव्य पाठ ही करना चाहूँगा। जितने भी श्रोता जुड़े हैं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जुड़ने के लिए। और साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती देवी रूप की कृपा आप सभी पर और हम सभी पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आजकल बसंत का मौसम आ ही रहा है। मैदानों में तो शुरू हो चुका है, अभी पहाड़ों में, किन्नौर में तो यहाँ तो ठंड होती है, तो धीरे धीरे यहाँ भी अब मतलब थोड़ा आगमन, पेड़ पौधों के प्रस्फुटन का समय, मन के भी भीतर आतुर प्रेम मिलन को, बर्फीली कंटीली चोटियों ग्लेशियर से छटा बिखेरती शरद ऋतु छोड़ बसंत की बयार बहने लगी। इसी तरह प्रेम मिलन का प्रस्फुटन हो, कोई छोड़े ना यह समय दिल का बयार हो, छा जाते बहार और प्यार की पुकार हो। लो आया है ऋतुराज कहीं प्रस्फुटित होती है कलियां, बसंत ऋतु आगमन पर तैयार हो रही है मौसम रंग रूप बदलने, धीरे धीरे मचल रहा मन स्वच्छंद होने में। मैदानों को छोड़ पहाड़ों की छटा बिखेरने को आतुर ऋतुराज, मन भावुक हो प्रेम मिलन को आतुर सुकुमार दे। लालायित रहता है शीतलता को छोड़ आगे बढ़ रहा ग्रीष्म की ओर, जिसे छोड़ने को मजबूर दे रहा दस्तक आगंतुक प्रिय मिलन को बसंत की बयार करने करने प्रेम की पुकार। तो अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी की बूंद। अब सभी को मालूम है कि पिछला वर्ष हमारा कोरोना की वजह से काफ़ी दुखद रहा और बाहर निकलना भी मुश्किल रहा। सभी को आस था कि कोई वैक्सीन आ जाए, तो इस पर एक मैंने कविता लिखी है, जिंदगी की बूंद। जिंदगी दौड़ लगा रही, कभी आंगन घर के भीतर दिन निकलते रहे, अस्पताल इंतजार में गाड़ियां दौड़ रही सड़कों पर, डॉक्टर मास्क लगाए फिर कोई आए आ गए, नाक डके सभी देख रहे भीतर क्या हो रहा, मरीज कब लौट कर आएगा। बिस्तर पर लेटाए सांस दिया जा रहा, आज मरीज की सांस ना जाए। एकाएक अफड़ा तफड़ी मचाती पुकारे ईश्वर से प्रार्थना, कार्यकर्ताओं का डर चालान ना काटे, नाक तो ढकें सांस किधर से लें। मरीज सोचता है यम से पूछा जाए अगर होता कि सांस ले जाओगे कि मुझे छोड़ोगे। अब सांस चलती रहे, कुछ कमी वैक्सीन की है, वैक्सीन पहुंचते सभी का सांस चलता रहा। अब डर किस बात का, सभी भूल गए बीमारी क्योंकि दस्तक दी है वैक्सीन ने। सांस तो बचेगा सभी का, साथ डॉक्टर भी अस्पताल को अभी बहुत काम है, काम करना है। अभी डॉक्टर को अस्पताल में बहुत काम करना है। जितने बचे उनको भी सुरक्षित रखना होगा। सांसों में वैक्सीन बूंद बूंद समाया है।
धन्यवाद जी आप सभी का जुड़ने के लिए। अगली कविता में एक मुक्तक सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है, मुक्तक का शीर्षक है इंसानियत। उनमें इंसानियत नहीं है उसे छोड़ दो, खुदगर्ज ना बनो, उदारता दिखाते रहो। रात बिताया स्मृति में, दिन में दूर रहो, मानवता कहीं छोड़ गई, संगति का असर देखो। पारिवारिक क्लेश निवारण कीजिए, दीवार तो दुश्मन बढ़ा लेते हैं। दिल का दरिया बहा दें किसी के प्यार में, मानवता का रूप जगा दें। सड़कों में हैवानियत ने नकाब ओढ़ा है, खाई दिखने लगी। हम तुम देखते रह गए एक दूसरे को, दोस्ती बढ़ाकर भी क्या करेंगे, दामन छूट गया। आप सभी का हार्दिक आभार जुड़ने के लिए। अगली कविता का शीर्षक है हवाएं। हवाएं बीते हुए लम्हों की कसर अक्सर या जगाती है। कोई ना कोई याद आ ही जाता है। रूठे हुए को मनाना तो दूर की बात, मिलना भी मुश्किल हो जाता है। देखो एक झलक इस तरफ, हवाओं का रुख तेज होने लगी है। हवाओं के रुख तेज हो गई, ऐसा लग रहा जैसे किसी की आहट सुनाई नहीं देती। एहसास मायूसी छाई हुई है, रुकने का नाम नहीं लेती ठंडी हवाएं। अगली कविता का शीर्षक है एकांतवास। जब मनुष्य बिल्कुल अकेला होता है और अपने आसपास परिजनों से भी दूर होता है, कोई मित्र भी ना हो, तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। आज मैं एकांतवासी हूँ, दूर तलक कोई नज़र में नहीं है। सिर्फ तुम चंदा मामा ही निहार रहा हूँ, जिनकी रोशनी से प्रकृति के नज़ारे निखार रहा हूँ। इस जहां में चारों दिशा चितचोर बादल मंडराने लगे हैं। तारों की चकाचौंध गायब सी है। चांदनी रात में बादलों के सारे प्रकृति की अद्भुत छोर को निहार रहा हूँ। मन के द्वार कुछ तराश रहे हैं, अभी तुम चंदा जाओ ना। मन की खुशियाँ कुछ पल के लिए समेटो, यूं ही अपलक दृश्य हरियाली को निहारते रहूं। मन की ठंडक शांत रहे। कुछ छोटी छोटी पंक्तियां मैंने शेर टाइप में लिखी है। दिल के तराने भी अजब गजब हुआ करते हैं, कभी सुलगते हैं कभी सुलगाते हैं। क्या खता हुई नजरें पलट सी गई, जहां हमदम रुक जाते हैं। इस भीड़ भरी महफिल में अकेले जीते हैं। दिल कुछ कह रहा, सुनो हमारी बात दिल से। दूर कहीं हमदम हट सा गया है। बदलती है दुनिया बदलने से, जहाँ बेखौफ से नजर आते हैं अतीत के झरोखे बेटके से पल दो पल। कल तक जो परिचित थे वो अपरिचित हो गए। आज अगर चेहरे पे उदासी छा जाए तो इसकी परवाह किसी को क्यों हो। अब मैं एक दुआ सुनाना चाहूँगा। अभी 14 तारीख को पुलवामा हादसा के दिन 1 वर्ष हो गया था, तो वीरों पर एक दुआ लिखने की कोशिश की है। 2-3 पंक्तियाँ, 2-4 पंक्तियाँ। श्रद्धांजलि वीर रस, जवान मिट गए जहाँ। आज दिन आया है उनका जज्बा कुछ था। नमन उन पर न्योछावर, बलि चढ़े अकस्मात। तुम ही आन बान शान, देश तुम पर निर्भर। कबीराम भगत जी आप भी जुड़ गए, आपका स्वागत है। नेगी कमल जुड़ गए हैं।
आपका भी स्वागत है। नेगी सूरज अक्सान जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अगली कविता का शीर्षक है वादे रह गए झूठे। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो किसी के वादे के अनुसार चलते हैं, तो जब वो खरा नहीं उतर पाते हैं उस पर एक कविता लिखी है। गुजरा वक्त बीता, अब नहीं होता विश्वास, कभी उतरे थे मैदान में वादा कर। लगा उनको कि विश्वास पर खरा नहीं उतर गया। अब बात पुरानी है, अब भी नहीं होता विश्वास किसी के कहने पर। रंग रूप कार्यस्थल नक्शा बदल गया। किसी की बातों को क्यों सुनूं, आखिर समय निकल गया। दोबारा कदम बढ़ाकर फिर से जोखिम भरा ना हो जाए। ये दुनिया का दस्तूर है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते सभी, लेकिन तकदीर कुछ और ही दिखा जाता है। कदम कदम पर कंटीली राहें बढ़ने लगे तो मुड़कर देखना भी नहीं सुहाता। वादे पर विश्वास अब भी नहीं होता। धन्यवाद। मैंने एक और दोहा लिखी है। जो सर्दियों का मौसम है तो झील किनारे बतखें चलती है, तो उनको देखकर थोड़ा मन में ख्याल आया, एक दोहा लिख डालूं। विषय है चाल। ठिठुरन में बतखें चली चाल झील किनारे। चाल में पानी जमते पैर हिला रही हैं। मनुष्य बस में नहीं है ठंड में आसरा लिए, इतने ठंड में बतख से दूर नहीं ठंडा जल। और एक दुआ और है, वो प्यार पर लिखी है मैंने। प्यार का दिन आते ही सभी प्रेमी साथी, झूठा ना हो ये प्यार में खाकर कसम वादे। रीत सदा चली दोस्ती, प्रेमी युगल मस्त हैं। सच्चा प्रेम मिलन निभा, जीवन खुशी से भर। धन्यवाद जी। नेगी भूपेंद्र जी आप भी जुड़ गए। राजेश पाल जी आप भी जुड़ गए, आपका जुड़ने के लिए आभार। एक और दोहा है भीड़ में अकेला। शीर्षक है भीड़ में अकेला। कभी तन्हाई में रहे भीड़ में अकेला हूँ, कोई हाल पूछता नहीं चारों ओर अपने। किसी समूह में शामिल सभी लोग सोचते, अपनों की बात कही है बाकी सभी नदारद। उनके याद ख्याल गया आता भी जब दूर। रुखसत उनकी रही हो रहबर हम भी खड़े। अकेला पाया राह में मुड़कर देखा नहीं, हम पीछे चलते रहे वे भागते हुए गए। प्यार कम नहीं रहा दम आंसू में बदल, हरदम साथ रहे हैं अब पूछताछ करते। अब कुछ पर्यावरण पर है। झील किनारे जैसे पक्षियाँ एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, तो उस पर एक कविता लिखी है। सुशीला कुमारी जी आपका भी धन्यवाद। हर वर्ष आते हैं पक्षी झील में, जमने लगते हैं झील। बतख अपने पैरों को हिला भी नहीं सकते, इतनी ठंडक है वे हिलडुल जाते हैं। आम आदमी झील को छू भी नहीं सकता। कुदरत की माया देखो, ये पक्षियां किस देश से आए होंगे। हमेशा झील के इस पार उस पार सैर करते तैरते, दिन में एक सुहावना सफर तय करते। लगता जैसे कोई कार्य कर रहे हो। रात किनारे आते सभी झुंड बनाकर साथ रहते, कुछ समस्या आए तो कूं कूं करते। मैं भी देखता क्या कर रहे, झील की सुंदरता को बढ़ाते। जब मैं वहां से गुजरता हूँ किसी के होने का आहट सुनाई देता, ऐसा महसूस होने लगता कोई तो है। बात बेशक नहीं करते, हमें देखते हिलने लगते, जैसे क्रियाशील हैं हम भी। ऐसी रौनक बनती रहे धरती के रंग संवारने के लिए, कुदरत से कोई छेड़छाड़ ना करे।
धन्यवाद जी, आप सभी का जुड़ने के लिए। एक कविता लिखी है मैंने मोहब्बत पर। तेरी मोहब्बत के लिए इबादत हमारी, हम मोहब्बत के बारे बोलना नहीं, पर इबादत जरूर रखते हैं। कोई हिमाकत हो जाए, इबादत रहेगी, जिंदगी की जुस्तजू है। अगर प्यार में रहोगे तो हमारी सुरक्षा भी होगी, इजहार कर देखिए साथ हम भी देंगे। कोई रुसवाई ना हो, जिंदगी की डोर पकड़े रखो। ये पतंग सी चलती, सही दिशा तो चलती नहीं, मिलना होगा, जीवन की डोर बंधन है। तुम्हारा साथ हो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ न्यौछावर हो जाएगा। आज जो कुछ भी रहा, मोहब्बत ये तेरी, इबादत है मेरी। अब मैं कुछ भाग दौड़ भरी जिंदगी के बारे में सुनाता हूँ, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी हमेशा भाग दौड़ की रहती है। तो कविता का शीर्षक है भाग दौड़। कल प्रदेश में रहा, आज गांव में ही, कभी संजोए रखे सपने, कुछ कर गुजरने की लालसा में कितने बिछड़ जाते। कभी बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं जाने की जरूरत समझते। वैसे तो दिल में पहुंच जाती है, उसे दोहराना नहीं चाहते। एक जो प्रेम भाव से होता है, दूसरा कुछ नहीं मिलने की वजह। दर्द जो उस दौर से गुजरा, दोबारा हिम्मत नहीं देता। जुस्तजू थी उस दौर में, हिमाकत भी रहा, भाग्य जो समझ बैठे। उस दिल की गहराई जानो, दुनिया बहुत कुछ देती, कुछ छीन भी लेती है। हम सिर्फ ताकते रह जाते लक्ष्य, कहीं समय के साथ हासिल हो। इस राह में गुजरे देखा, लोभ, ईर्ष्या और घृणा। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, जिनमें कुछ हासिल कर जाते लक्ष्य, कुछ पिछड़ जाते अगर किसी का आशीर्वाद ना हो। धन्यवाद। एक सर्दी पर हाइकू लिखी है मैंने। हाइकू कविता है, 3 पंक्तियों की होती है। तो कविता का शीर्षक है सर्दी। सर्दी है आई, बर्फ पड़ेगी कब, शीतलहर। बर्फ की फाहें निरंतर जारी है, खिलेगी धूप। सन्नाटा छाया बर्फ के टुकड़े का, रात खामोश। जनवरी में पिघलते सभी के छत पर ही, फरवरी में पिघलते सभी के छत पर ही। जनवरी है पहला बर्फीला का तूफान आया। शीत प्रकोप जारी अब की बार कठिन होता, सर्द जुकाम जीवन भर सता लेता हमेशा। एक कविता और सैनिकों पर लिखी है मैंने। कविता का शीर्षक है हम शूरवीर हैं। हम है देश की शान, माथे पर जुनून लिए फिरते हैं। देश का जज्बा दिल में लिए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने मैदान में उतरते हैं। ना किसी का डर ना किसी की चिंता, बेफिक्र चलते हैं हम बंकरों तक लौह लिए। पहाड़ हमसे दूर नहीं, सरहद की चिंता हमें है। खेली जाती खून की होली, हम भी किसी से कम नहीं। जवानी का जुनून हम दुश्मनों के सिर उतारते, सरहद की रक्षा हम ही करते। देश हमारा परिवार घर से दूर, हमें ना जान की परवाह ना ठंड का डर। मर मिटने से नहीं कतराते, फौलादी हैं हम। पहाड़ हमारा आशियाना, इसकी चिंता है हमें। हम किसी से कम नहीं, सैनिक हैं हम भारतीय। देश की सुरक्षा का जिम्मा हमारे हाथ। डरो मत भारत के लाल, तुम्ही से हम, ऐसे शूरवीरों को हमारा नमन। बलिदानों की गाथा है लिखी, सत सत नमन, तुम ही हो देश की शान। आजकल किसान आंदोलन चला है काफ़ी समय से, तो काफ़ी कष्ट हो रहा होना किसानों को और शहर में रहने वाले राहगीरों को भी,
क्योंकि आंदोलन के दौरान कहीं लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और कोई ऐसे ही चक्की में पिस जाता है। कविता का शीर्षक है आखिर किसान क्यों परेशान। किसान इसलिए परेशान, बीज बोता किसान, फसल काट कर खाते सभी। उचित मूल्य नहीं मिलता, खर्चा मजदूरों का अधिक, उसका पैसा सबसे अधिक कार्य पर खर्च होता। सरकारी घोषणाएं कई बार झूठी होती, कर्ज चुकाने को मजबूर किसान। कर्ज माफी का झूठा वायदा, आत्महत्या को मजबूर किसान। देश निर्भर किसानों पर, जो फल अनाज सब्जियां देते सभी, जिसको खाकर कार्य करते नौकरी करते। आज किसान रोया है, आखिर क्यों चैन नहीं। आंदोलन को आगे बढ़े किसान, क्यों इस तरह सरकार नतमस्तक नहीं। रोजी के लिए रोटी पर इन्हीं पर निर्भर, वायरस का डर छोड़ किसान सड़कों पर। अन्नदाता अन्न को मजबूर, घर की रोटी नसीब नहीं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, हम भी किसान, कोई और पढ़ा लिखा भी किसान बनने को मजबूर। नौकरी सबके नसीब में नहीं, किसान परेशान इसलिए परेशान, उसकी मांग कोई नहीं सुन रहा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन का पहलू सुलझ जाए। अगली कविता का शीर्षक है कुर्सी का चक्कर। बढ़ते बढ़ते बैठ जाते सभी, ये है कुर्सी का चक्कर। इन्हीं कुर्सी के चक्कर में तुम हम कितने पिछड़ गए। कुर्सी की चाह में छोड़ा पिछला संसार, अगले के मुंह में खाए ठोकर ही ठोकर। जिसकी चाह बनी बेवजह वह ना मिला। एक कुर्सी के चक्कर अनेकों ने जमाए डेरे, कुछ छिन गए, हमने कह दिया रहने दो, समय बदलता है, कहीं आस हो। एक के बाद एक ने खींच लिया अपने पास, दूर हटना भी कठिन लगता, फिर भी आह जगते रही आखिर कुर्सी का चक्कर लगाने। मिला ना कुछ फिर आ बैठे मिट्टी के रंग, हमने ठाना यही भला, कर भी क्या सकते आखिर कुर्सी का चक्कर। हम तुम फिर वहीं, और फिर जुस्तजू क्या है मन में ठाना, जिसकी चाह उसकी राह, छोड़ो ये है कुर्सी का चक्कर। अगली कविता का शीर्षक है अनमोल आंखें। अनमोल है आंखें, चलती फिरती झुकती, प्यार मोहब्बत कराती आंखें, सही गलत का पहचान कर अगला कदम उठाती आंखें। दुख में छलकती आंखें, नम ना हो किसी की आंखें, दिल का बयां करती आंखें, नाम रोशन कराती आंखें, कदम कदम उठाती आंखें, नींद में भंग ना हो आंखें, कभी प्यार मोहब्बत को जुठलाती है आंखें, आंखें हैं अनमोल। सपना जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। इनमें से कुछ कविताएं तो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, पर मैं सोच रहा था और सुनाऊं कुछ। एक मुक्तक लिखी है मैंने नशा पर। नशा विनाश है फिर भी करते सेवन सभी, दुख दर्द मिटाने का नशा आस बुरा बन गया है। नशे की लत इंसान को है, हटा कर रखता सत्य से दूर, होश गंवाए सभी के, नशा ही जीवन का आसरा बना। हम सभी अपने धार्मिक सरोकारों से जुड़े होते हैं, तो धार्मिक भावनाओं पर एक कविता लिखी है धर्म, शीर्षक है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हुड़दंगी हमेशा ऐसी फिराक में रहते हैं। समाज में दबाव डाला जाता है, धर्म के नाम पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है। कहीं कुछ अराजक तत्वों की वजह समाज टूटता नजर आने लगा है। पाप पुण्य के प्रभाव में हम सभी ऐसी स्थिति से अक्सर रूबरू होते हैं। सदगति की राह मानकर
परंपराओं को लेकर कई तरह के अनुष्ठान में संलिप्त होते हैं। एकजुटता बनी रहनी चाहिए, ना अलगाव व पाप से दूर हटने की कोशिश करना चाहिए। ना हो अलगाव और ना पाप हो, इससे दूर हटने की कोशिश करनी चाहिए। अराजकता की वजह नशा का साधन बनाकर अपने बलबूते दुस्साध्य कार्य थोपे जाने से बचना होगा। धर्म मरम है, इसका सही मतलब हो। धन्यवाद जी। कुछ शेर टाइप में लिखी है, गज़ल टाइप में कुछ पंक्तियां हैं, वो सुनाना चाहूँगा। आप सभी जितने भी श्रोता जुड़े हैं, आप लोगों का जुड़ने के लिए आभार। और मैं कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि काव्य पाठ का दिन होता है सोम मंगल बुध को। तो आज मुझे अवसर प्रदान किया था राम भगत जी ने, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हर समय किनारे रहते हैं धड़कन लिए हुए, पलकों से हटकर खामोश रहते हैं। इन जुल्फों के साए पर हम हर समय डूबे रहते हैं, फिरते अश्क। रात खामोशी में सिसक जाती है सांसें, रजाई की सिलवटों में सन्नाटे के बाहर दुबक कर सिमट जाती है। कमरे में सांसें बारिश के बहाने कैद करते हैं कमरे, और मदहोशी में किसी रोज आज़ादी के मायने रखते हैं। कहीं जोश और उमंग की छवि दिखते हैं, कभी मदहोशी में दिन बीत जाते हैं, तो कहीं वीरानियों की छवि झलक जाती है। जिंदगी एक ख्वाबों की हकीकत है, अगर ना हो वह तो तकदीर संवर जाती है। वक्त साथ दे तो सब कुछ बदल जाता है। दिल की हर बात महफूज रखनी चाहिए, सबब मिले ना मिले बात बदलना चाहिए। धन्यवाद जी। जब हम किसी कार्य पर होते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं और हमेशा एक जैसा ही रहते हैं, तो उस पर एक कुछ पंक्तियां लिखी है, कविता है। आखिर कब तक यूं समय चलता हम सथिर वहीं। फोन जो देखता नहीं अब बार बार फिर वहीं। मुझे लगा जैसे कोई नया, हटो इससे परे कहीं रौनक लाओ, जुड़ो समाज से प्रतियोगिता में ना फंसो। हकीकत को तराशो आखिर कब तक यूं, रोजी रोटी के लिए भागना पड़ता फिर क्यों बंद। ये लॉकडाउन की वजह से हुआ था इस तरह की स्थिति। देखो संवर जाए जीवन ऐसा उपाय करो, संभल कर जाओ स्वस्थ हो तो जो होगा देखा जाए। डर ना रहे मन में ऐसा यत्न कीजिए, जिसका डर छोड़ो कमाने को कोई नहीं डरता। जब मुफ्त में जाना हो तब डर किस बात का, सभी चल रहे। आखिर कब तक स्वयं को बंद रखोगे अंधेरे में। अंधेरों का साया छोड़ो चलो समय के साथ। कोई बात नहीं ये वक्त है जिसने अपनी ओर आकर्षित किया है। एक व्यंग्य सुनाना चाहूंगा मैं। ये भी कोरोना पर है, कोरोना वायरस के दौरान की लिखी हुई है। जब तक पैर पसारे कोरोना वायरस, तब तक घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। अब जबकि गांव वालों को खतरा मंडराने लगा, तब सभी घर से बाहर निकलने लगे। अब आम बात हो गई है, जीवन लीला तो वैसे भी समाप्त हो रही है। चर्चा बीमारी का खास हो चुका है। मतलब उस समय की लिखी हुई है। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि बहुत चर्चा चलती थी कि मन में भय रहता था। सभी ने आस लगाए रखना छोड़ दिया था। किसी को डर नहीं, नित्य कार्य में लगा हुआ है।
किसी को डर इस बात का कि बीमारी जकड़ ना लें, अपने अपनों से दूर होने लगे। हर कोई पूछता क्या हाल चाल, जाने की सोचता, डर सताए जाता। वो पूछता सुनता नहीं, सिर्फ पता रखता दूसरों से, श्रेष्ठ बनने की फिराक में। साथ जाने की सोचता नहीं, सिर्फ सहायता चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे से हट गए थे। तो अगर कुछ ज़रूरत भी हो तो आदमी, मनुष्य, जितने भी अपने रिश्तेदारी है या कोई भी परिचित दोस्त है, तो सभी समय के साथ बदलने लग जाते हैं। अगली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। जब हम किसी की प्रतीक्षा में रहते हैं, तो अगर ना मिल पाए तो हमारे को काफ़ी ठेस पहुंच जाता है। प्रतीक्षा कितनी वेदना देती है प्रतीक्षा, हम ताकते रह जाते सागर की लहरों को। प्रतीक्षा पल प्रतिपल निहार रहा हूँ परीक्षा, कहाँ खो गए। लौट आओ इस धारा सा, कब सामना हो दोबारा। हम बैठते हैं बिठाते भी हैं, इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होगी। कुछ बैठ गए कुर्सी पर, इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होगी। प्रतीक्षा आओ देखो कितनी प्रतीक्षा करें परीक्षा, निहार रहा हूँ सागर की लहरें हवा के रुख। यानी कि हम जैसे थे वैसी स्थिति में पहुंचने के लिए कितना प्रतीक्षा करना पड़ता है, तो कितनी असमंजस स्थिति पैदा हो जाती है। अगली कविता का शीर्षक है अपने पराये। कभी अपने भी पराये बन जाते, अपने पराये के अंतर को समझना, अपने रक्त संजित संबंधी तो पराये उससे बाहर के। जब कभी मुसीबत में फंस जाओ और अपने सुनने सुनाने को तैयार नहीं, तो किसे सुनाऊं। एक ही आसरा रह जाता है, पराया जो हमसे परिचित हो। स्वयं से कह नहीं पाता, कहना चाहता हूँ अपना कहीं कोई मिले, कह नहीं पाता। एहसास इस बात का कभी अपने भी पराये और पराये भी अपने बनते हैं। ये संसार अपने परायों के संबंधों से सृष्टि का निर्माण करता है। यानी कि हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं तो अपनों का साथ भी ना मिल पाए, तो कोई पराया आदमी हो अपना आस पड़ोस में, तो वही हमारा हाल चाल पूछ ले, तो वही बहुत होता है। एक मैंने फुलाइच पर लिखी है कविता, शीर्षक दिया है काल कल्पित। पुष्प सुसज्जित हिम शिखरों पर, पितरों की पूजा, काल काली पूजा, सभी होते उत्साहित। खान पान का व्यवस्थित रूप, नृत्य गायन से मंत्र मुक्त। ब्रह्म कमल देखने उमड़ते सभी, पसीने की थकान से तरबतर हिम शिखर के तले आसन बिछाता और आनंदित करता स्वयं को। मनुष्य रक्षक भी भक्षक भी कर निर्दोष जानवरों की हत्या, पुष्प पुण्य कमाने पाप का सहारा भी लेता। यानी कि हम तो हमारे समाज की वजह से हमें तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि समाज में कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, तो ये पुरखों की सभ्यता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। पुण्य कमाने पाप का सहारा भी लेता, देता सबको रोटी मकान, फिर वही भक्षक बन फिरता। पाप पुण्य के जाल में किसी को दुख देकर औरों से सुख सधता है मनुष्य। यही खेल रहा सदियों से, पाप भी करो और पुण्य भी कमाओ। काल कल्पित पितरों की पूजा इन्हीं क्रिया कल्पों के सहारे चली आ रही हमारी फुलाइच सभी के मन को हर्षोत्साहित हर्षित करते हुए। हरी शरण ठाकुर जी, आपका स्वागत है। धर्म के पथ का सही मार्गदर्शन वितरित उत्पन्न होने का खतरा। ठीक है, सही बात है जी। धर्म ही है जो मनुष्य अपने अपने धर्म को अपना कर एक दूसरे से जुड़े रहता है।
अगली कविता का शीर्षक है बेताब दिल। प्रिय मिलन को आतुर हो जाता हूँ, बेताब जब प्रिय रुष्ट हो जाती। घूमना फिरना चाय पीना प्रिय के संग, कभी बैठ जाते थे रंगीनियों में। और घूमना फिर रुष्ट हो बेताब दिल, रात के अंधेरे में एहसास दिल धड़कता दिल। रात अकेले बिताया समय, बीते पलों को याद कर बेताब दिल। दिल के धड़कनों को विराम बेताब हो जाता, रात अंधेरे ख्वाहिश दिल ना टूटे। दिल के टूटने का डर सहन नहीं कर पाते बेताब दिल। कहीं हो आफताब इस ख्वाहिश में रहता है दिल। गुजरे पलों को याद कर बेताब हो जाता दिल। खटक सी जाती मन के द्वार, दिल की चाह में ना जाने कितने बेताब दिल। एक रहनुमा है दिल जो प्रिय मिलन को आतुर रहता है। दिल ही तो है जिसने संजोए रखा है प्रिय की याद को, और बेताब रहता है प्रिय मिलन को आतुर हो जाता है बेताब दिल। धन्यवाद जी। अगली कविता का शीर्षक है कवि सम्मेलन। अब कवि सम्मेलन उस तरह नहीं होता जिस तरह पहले होता था। अब तो ये स्ट्रीम यार्ड या मोबाइल में ही चलता है अपने अपने पेज में। कवि मूक दर्शक बन बैठा है, अब नहीं बजते तालियां ठहाके। ना कोई दर्शक दीर्घा है, ना मंच का पोस्टर, छपाई दीवार पर दिखती नहीं। कवि कल्पनाओं में खोया हकीकत को दर्शाता है। कम से कम कहीं मौका मिला वह लाइव कवि संगम में, अब नहीं होता सम्मेलन। अब दिखता चेहरा नया पुराना, जो नहीं देख सकते उन्हें भी मौका मिला। ना जाने कितने चिट्ठियों की तरह वाचन करते, कुछ को नया तो कुछ को मिला संगम। कोई डायरी में मुखर हो जाता, सभी को अपना मंच मिला। कभी बैठा है कमरे में कैमरे के सामने, वहाँ से छोड़ नहीं सकता वर्तमान परिदृश्य। नहीं तो कहाँ होता नवोदितों का आगाज, कौन किसे पहचान दिलाता। धन्यवाद जी। अगली कविता का शीर्षक है बुद्ध के शरण। जब किताबों में मन लगाकर बाहरी वातावरण से ऊब कर मन शांत होने का अवसर ढूंढता फिरता है, मन मस्तिष्क शांत होने को नया राह ढूंढता है। इसी पथ पर हम बुद्ध की शरण में आस रखते हैं। पहाड़ का हर व्यक्ति आस्था रखता है। कुछ शरण में जाते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो। मैं भी बौद्ध शिक्षा अपनाया इसी आस में। नया माहौल नया परिवर्तन देखने को मिला। बड़े बड़े लोगों के सामने नया सा चलता रहा। वहाँ कुछ पाने की इच्छा ना होकर भी ज्ञानोपार्जन के अनेक पहलू उजागर हुए, जिसे मैं अपने कार्य में प्रयुक्त करने लगा। अगली कविता का शीर्षक है आगे बढ़ता हूँ। दर्द ऐसा दिया है तुमने, ओस की बूंद हटती नहीं है घास पत्तों से। तना हिलडुल नहीं सकता, कहा था कि जिंदगी बनेगी। ओस की बूंद सा बिठा है दिल में। जख्म ऐसा कि पेड़ का तना टूटा हो, गिरकर खड़ा होना मुश्किल। एक कदम बढ़ाऊं तो लगता फिर गिर ना जाऊं, फिर उसी अवस्था में विस्पान ना हो। जब हम कहीं अपने उद्देश्य की ओर मंजिल दर मंजिल चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक बार गिर जाए तो दोबारा संभलने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। एक और हाइकू सुनाना चाहूँगा। घूम रहा हूँ आज भी शहर में, दर शहर, आईने जहाँ दर्पण के रंग रूप लिए हो। खामोशी कैसी
उदासी सी लेकर फिर रहा हूँ। घूम रहा हूँ प्रिय को साथ लिए बंदिश लिए, घूम रहा हूँ बनते बिगड़ते रिश्तों की डोर। अगली कविता का शीर्षक है पक्षी की उड़ान। माँ का हौसला तो देखिए, दिन भर की गर्मी में थकान के बाद भी बच्चों को अन्न जुटाने में तत्पर रहती है। कभी पत्थरों के ढेर पर, कभी खेत खलिहानों से लेकर चूल्हा चौकी में मनुष्य भी इसी तरह रहता। अपनी उड़ान भरती है माँ तिनका तिनका इकट्ठा करने के लिए। माँ का हौसला हमेशा ऊर्जावान रहता है। सुबह शाम घर की चार दीवारी को छोड़कर पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर एक नया उड़ान भरती है अन्न जुटाने के लिए। अगली कविता का शीर्षक है उजाले में अंधेरे का एहसास। उजाले में भी अंधेरे का एहसास हो रहा है, होने लगा है। परंपराओं के नाम पर हो रहा है पालन रूढ़ियों का। सदियों पुरानी सभ्यता को पर जीने को विवश है आज का मानव। कैसे मिटेगा कृष्ण पक्ष, कब होगा चंद्रमा का दीदार। निर्दोषों को कर विवश, पुराने चित्रों को अपनाकर हो रहा है स्वार्थ का पालन। कब तक चलेगा उजाले में अंधेरों का राज। पाठशाला के नियमों को रखकर ताक पर विवश है बनावटी परिवेश में। अगली कविता का शीर्षक है नहीं चाहते बदलाव। भूल गए हैं संस्कार बनाने वाले, जहाँ छोड़ी थी अपनी छाप संस्कारों की। उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए पालन करते हैं रूढ़ियों का। कचरों के ढेर को जलाना भी नहीं भाता भाता आज के शिक्षित वर्ग को। अगली कविता का शीर्षक है संक्रमण खुंदक का। काटते हैं वे जो कभी नहीं कटते, उन्हें क्या मालूम काटने का जख्म। मरहम लगता जब कटते हैं वे, ज्वाला पैदा करता मानसिक पटल पर और रफ्तार बढ़ाता धमनियों में। धमनियाँ भी स्थिर होती है जब कटते हैं वे। आज मैं कल परसों, कल तुम परसों वे, हैं शुद्धता धमनियों के द्वारा। पहले छुरा फिर चाकू, अब तलवार और फिर अंधेरी रात। जब आतंक का साया उभरता है तो इस तरह की स्थिति उभरती है। अगली कविता का शीर्षक है बुलक्कड़पन। हम इस भाग दौड़ की आधुनिक सुविधा के चक्कर में फंसता मानव भूलता है दूसरों के किए उपकार को, भूलता सुसंस्कृत आचरणों एवं धर्म को। क्यों हुआ इतना कठोर पत्थर दिल, जैसे ग्रहण लगा चंद्रमा में। भंवरे के समान फूलों की ओर आकर्षित होता काम के वक्त। इस तरह इस गलत नीति के प्रवेश ने रोका है उपकार और परोपकार, जो भूल गए हैं भूतकाल और जी रहे हैं वर्तमान को। समझकर कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा में मधुमक्खी ने छोड़ा है घरों में शहद का छत्ता बनाना, और भटका है जंगलों और पेड़ों पर छत्ता बनाने। जब मनुष्य किसी कार्य को छोड़ता है या अपने संस्कारों को भूल जाता है, जहाँ काम करता है उसको भूल के कहीं ऐसे ही भटके फिरता है भारी परिवेश में, तो इस तरह की बुलक्कड़पन की स्थिति पैदा होती है। अगली कविता का शीर्षक है दोस्ती। जिसे अपना समझा जो अपना है, समझता हर बात फायदे का। अच्छाई के रास्ते बुराई के रास्ते। दोस्ती जिसे अपना समझा, इसी चक्कर में व्यतीत जीवन इंसान का। अपनेपन का एहसास कहना चाहता हूँ
अपना कहीं कोई मिले, कह नहीं पाता एहसास इस बात का, सुनने सुनाने वाला नहीं कोई कहीं भी जो समझ पाए मुझे कहना चाहता हूँ। कहूँगा जब कोई अपना समझे, चंद्रमा दूर है काटता चक्र ग्रहों की तरह नित नई शैली में, कभी अपने भी पराए और पराए भी अपने दिखते, अपनापन बनाए रखना सृष्टि का निर्माण। अगली कविता का शीर्षक है मेरा गांव। जब हम गांव से बाहर होते हैं तो गांव की याद आती है, तो उस पर कुछ पंक्तियां लिखी है। बचपन लड़कपन की यादों को संजोए रखता कहाँ मेरा गांव, जहाँ मिलना जुलना उठना बैठना होता रोज, कहाँ मेरा गांव, जहाँ हरियाली मिट्टी की खुशबू, जहाँ होता अपनों का मिलन, कहाँ छूटा मेरा गांव। हिम शिखरों से बहता नदी झरनों का ठंडी हवाओं का आनंद उठाता कहाँ है मेरा गांव। आचार विचार और सदाचार का जहाँ होता नित पालन, कैसे छूटा वो गांव। अगली कविता का शीर्षक है खोज। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा जहाँ चाह वहाँ रहा। पक्षी जो नफ्स से तलाश करता बढ़ता आगे मंजिल का पता नहीं। जैसे मंजिल का पता नहीं होता तो कोई व्यक्ति यूं ही चल पड़ा किसी चाह में, चलता रहता निरंतर दृष्टि लगाता। मैंने पूछा ठिकाना है नहीं, बस समय की आड़ में बढ़ रहा हूँ, जैसे नदी की धारा सा प्रवाहमान, कोई ना कोई मंजिल मिले। मैंने पूछा क्या करोगे, उसने कहा कर्म की चिंता नहीं, जैसा भी हो आजीविका मंजिल की तलाश, मंजिल मिले या ना मिले। मैंने कहा ठीक है साहब। अगली कविता का शीर्षक है लगाव। आखिर यह कैसा लगाव, पल भर में मिलना क्षण भर में बिछुड़ना, आधुनिकता का दौड़ अपनों से दूर होना, एक सुख को त्याग दूसरे सुख की तलाश में, ढूंढता फिरता नाव जो घूमता समुद्र के चारों ओर। एक छोटी सी कुछ एक पंक्तियां लिखी है मैंने हिमाचल पर। अब तो समय भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं जब तक सुनाऊंगा सुनाते रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। आप लोगों का सभी श्रोताओं का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हिमाचल हिम प्लस आंचल। हिम के आंचल में किन्नर कैलाश ओढ़े सफ़ेद चादर, वही ओढ़े शिला पुरगिल मैकाल चूड़दार श्रीखंड। शिवालिक की ये पर्वत चोटियां मदमस्त प्रतीत होते शरद ऋतु में। कायल चील देवदार हमेशा तरोताजा हवाएं दिलाए। हिम के आंचल से सिंचित पेड़ पौधे कृषि, जिसमें पल रहे हम सदियों से। अगली कविता है एक और आंखें। आंखों पर लिखी है आंखें। छलके ज्यों ही मिलन बिछो, चार धाम के दर्शन हो जैसे, जीवन दर्शन का यही सोपान, पहचान का सही नाम। तीर के माध्यम से दोस्ती बनाता, प्यार मोहब्बत वैर का दर्शन कराता। इसी में हरे सूखे पहचान होते, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है संभव, सर्द गर्म की पहचान कराए, आंखें हैं अनमोल। एक मेरी कविता है स्वपन। जब हम सपने देखते हैं तो ये मुझे मतलब कई बार अक्सर याद आते रहता है, क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया है इसको लिखकर, और बार बार उसी को देखने का मन करता है, क्योंकि सबसे पहला लिखा हुआ पसंदीदा मेरी कविता यही है। स्वपन। गहरी नींद में विचारों का बोझ बुनता नाना तरह के स्वपन,
जिस तरह पत्थरों के ढेर हो बन जाता दुसोपन। विचारों के मकड़जाल में बुनता तरह तरह के स्वपन, कभी मन को चोटता तो कभी उल्लास पैदा करता विचारों की गलियारों में। भवन निर्माण की तरह गुजरता समय और टूट सा जाता भूकंप की भांति दुसोपन बनकर। तो कभी हताश सा रह जाता वह स्वपन, कभी लहलहाते वृक्ष के टहनियों की तरह हवाएं चलती पूरब से पश्चिम की तरह बन जाता पत्तों के जुर्मुट सा। ऐसा है स्वप्न अद्यतन मानवता का। हम सपने तो बहुत देखते रहे, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें भी असफल हो जाते हैं, फिर कुछ और सपना देखना पड़ता है। तो जब खुशी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, जब खुशी नहीं मिलती है तो तब हम दुखी हो जाते हैं। एक अब शरद ऋतु का समय ही चल रहा है अभी, तो वैसे तो बसंत अब आ ही रहा है, तो ठंड तो वैसे भी रहती है। तो शरद ऋतु का आगमन कविता का शीर्षक है। चारों ओर सफ़ेद चादर ओढ़े अति मनमोहक लगे ठंडी हवाएं, शीत लहर मन शरीर को करे तरोताजा, स्वर्ग सा दिखे सारा जहां, जिसे पाने के लिए उमड़ते सैलानी मानो जैसे जन्नत की सैर। कहीं परेशानी तो कहीं खुशी, ऊंचाइयों पर लगे कष्टप्रद, ज्यों का त्यों जीवन सारा, चारों ओर ओढ़े सफ़ेद चादर, हर्षोत्साहित कर होते सैलानी, और ठिठुरता सामान्य जन, अटखेलियाँ खेलते सैलानी, उमड़ते सैलानी। मैं अगली कुछ पहचान हमारी करवाई। देश विदेश में विख्यात अपनी अलग पहचान बना चुकी, आज बचपन का अक्सर अक्सर ज्ञान दर्पण दूर तक बना। सबकी सेवा में हिंदी क्षेत्रीय बोलियों को लेकर हर अवयव का अंग बनी। कण कण में विद्यमान है, सभी की चेतना को स्पर्श किया, सबकी भिन्न भिन्न स्थितियाँ गूंथ एक ही बना। जगी सबकी पलकों पर स्वर्णिम सपना साकार हुआ। महासागर से गुजरता आकाश से गुजरते विश्व में प्रचलित हुई, आज हिंदी ज्ञान दान का भंडार बनी। सभी को बोली की लिपियों का आस, फिर भी हिंदी देवनागरी चली, एक सूत्र में बांधे हिंदी सबकी अपनी भाषा बनी। बोलियों को छोड़ हिंदी बोलचाल की भाषा बरकरार। वैसे तो हम कई भाषाएं सीखते हैं, तो साथ साथ हमें अपनी क्षेत्रीय बोलियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अब जितने भी रचनाकार हैं, मैं चाहूँगा कोई इनमें से कोई हिंदी मतलब किन्नौरी में भी कोई कविताएं लिखे, कहानियाँ लिखे। वैसे मैं कविता तो नहीं लिखा है, कुछ एक कहानियाँ भी मैंने लिखी है किन्नौरी में, उसका अनुवाद भी किया है। एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा अपने विद्यार्थी जीवन के समय की। पलंग पर लेट सोच रहा था कवि की दो चार पंक्तियां तो सूझे, आज एक कथा तो लिख डालूं। कुछ सोचने लगा, बाहर का दृश्य लगभग बंद पड़ा रहा। बर्फ की फाहें निरंतर जारी है, धुआंधार जमकर गिर रही। फिर कर भी क्या सकती, किसी को फोन करना हो तो भी नहीं हो सकता। बैलेंस नहीं है, अब करूं भी क्या। चाय पी, खाना खाया दोपहर का, फिर भी समय नहीं बिताए नहीं जाता। मन में ख्वाबों को संजोए शिमला की वादियां एक एक स्मृति में आते रहे। अब वो दूर की बात है, यह सोचकर कुछ कहते मीठे पल याद आते रहे। एक दिन की याद कर वह मुस्कुराने लगा, जब दोस्त मिलते और उनके साथ घूमने जाते, सैर करने, और रास्ते में चाय की चुस्की लेते। ऊपर से बर्फ का बरसना, सैलानियों का झुंड झुंड उधर से देखा कि कितने खुश होते हैं, बर्फ के गोले बनाते और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं।
पैरों तले जमीन नहीं, बर्फ ही बर्फ। मुख से गर्म सांसें उबाल देते, मूंगफली खाते छिल छिल कर। चारों ओर सर्द हवाएं, मनमोहक दृश्य। हम सोचते थोड़ी धूप तो खिले किसी कोने में, आनंद तो लें। फिर आगे बढ़ते, टहलते हुए 2-4 माल रोड की चक्कर काट कर वापस लौटते। गर्मियों के दिन आइसक्रीम खाकर आनंद लेते। कभी किसी कार्यक्रम में जाना हो तो जमकर नाचते गाते। कहीं और चाय की मिठास हर समय रहती है। बुरांस के फूल से सराबोर चौड़ा मैदान का रास्ता मनमोहक लगता है। गर्मी में पैदल चलना विश्वविद्यालय तक का सफ़र। गर्मी में पैदल चलना विश्वविद्यालय तक का सफ़र। फिर पुस्तकालय के बाहर मित्रों और सहपाठियों के साथ ठाके लगाना अक्सर याद आता है। अब वो दिन कहाँ। कभी सोचता है एक कहानी तो लिख ही डालूं। अक्सर हॉस्टल में आना जाना, मित्रों संग खान पान करना, फिर देर रात तक हंसी के फुहारों में खो जाना। अब वो दिन कहाँ। दिल करता कभी 1-2 चक्कर लगा कर आऊं, फिर वही दृश्य देखूं जो आज भी स्मृतियों में समा रहे हैं। क्योंकि हम कहीं से कार्य करके आते हैं तो हमें अच्छे पल अक्सर, मीठे पल अक्सर याद आते हैं। और मेरी एक कविता पुस्तक है अनुभूतियों के विस्मित पल, वो भी मैंने वहीं लिखी है, उन दौरान की लिखी हुई है, जिसको मैंने अभी 2 वर्ष पहले प्रकाशित किया है। तो समय भी बढ़ने लगा है, मुझे लगता है अब समय हो ही रहा है। अभी 1-2 मिनट और है, 2-3 मिनट और है। तो मैं कुछ एक कविताएं और सुनाना चाहूँगा। जीवन है अनमोल, जिंदगी बहुत ही अमूल्य, जियो इसे जी भर के। मुश्किलों का सामना है जीवन, जिसने किया डटकर संघर्ष वही पा सका सोपान। कभी कठिन कभी नरम, यही सच्चा स्वरूप जीवन का। गुलाब की तरह खिलता जीवन, अगर जीना सीखा जो नहीं जाना जीना, मुरझाया पत्तों की ढेर। जीना जीवन जी भरकर, सफलता की सीढ़ी पाओ। संघर्ष के संकट पार कर, बुरे कर्मों से हटकर, सच्चाई के मार्ग को अपनाए हुए जियो सुखी जीवन। जीवन है अनमोल। शरद ऋतु का समय और कई मतलब लाचारी में भी होते हैं तो उनकी स्थिति को कुछ पंक्तियों में मैंने प्रकट किया है। ठिठुरता कपाता हुआ बढ़ता, सिसकता हुआ बढ़ता, ठंडक चारों ओर, मजबूर लाचार आशियाने की तलाश में शरद ऋतु का आगमन ज्यों ही आए, सभी के होश उड़ाए। सर्द गर्म के जकड़ों में ठिठुरता आदमी, पर लाचारी मारे उसे, ना मंजिल का पता ना आशियाने का। समय गुजरते जाता, आखिर ये लाचारी कैसे, उसका तो दोष नहीं। जैसे कुछ भटक जाते हैं तो उनकी स्थितियों को। रूप सिंह नेगी जी, TM कुलो माथुर जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अगली कविता का शीर्षक है हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर। हमारी धरोहर। बुजुर्गों से हम सभी जानते हैं, धन दौलत जमीन जायदाद ये सभी इन्हीं से हमको। हमारे धरोहर इनसे संबंधित, बचाए रखा है अस्तित्व, संभाले रखा घर बार। हर बार हम इनसे मिलते, जनजीवन के संस्कार रीति रिवाज इन्हीं से हमको। देखभाल करने के लिए, आश्रय लेने के लिए हर बार निर्भर, संभाले रखो इन्हीं धरोहर को, कल भी हम उन जैसे बनेंगे। बुजुर्गों की सेवा, अस्तित्व की सेवा, कोई ना रहे असह्य असहाय महसूस ना हो।
अकेलेपन का सहारा बना लिया। किसी का अपना ही कोई साथ हो बुजुर्ग, हमारे बरगद जड़ तक। किसी के होने का एहसास भी इन्हीं से हमें। घर पर कोई हो हम तभी काम कर सकते, बाहर घर के बाहर। घर पर जब हो हम तभी काम कर सकते घर के बाहर। घर के धरोहर धरोहर यही बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। धन्यवाद जी। अब मैं कुछ एक दो पंक्तियाँ और सुनाना चाहूँगा। समय वैसे काफ़ी हो गया है, अगर आप लोग सुनते रहेंगे तो मैं दो चार और सुनाते जाऊँगा। कविता का शीर्षक है ठहराव। ठहराव रुकी रुकी सी जीवन की यह घड़ी इंतजार की, आखिर कहाँ तक चलेगा यह सफ़र। ना कोई आसरा ना कोई ठिकाना, उजाला सा जीवन धुंधला होता जाता है, फिर भी हिम्मत जुटाने की कोशिश में रहता है इंसान। यही है जीने की कला। दायरा अगली कविता का शीर्षक है। आखिर क्यों टूटता दायरा, चैन कितना अजीब लगता है जिंदगी का हर पहलू। क्यों टूटता है दायरा, कितना मुश्किल होता है जिंदगी की डोर बंधना। हर पल इसी आस में रहता है मानव, कितनी अजीब सी लगती है जिंदगी की यह डोर। अब मैं आखिरी कविता सुनाना चाहूँगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और एमसीएन का भी काफ़ी आभार, राम भगत नेगी जी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। कविता का शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब आते हैं मन में, ख्वाब गुत्थियों में समा जाते हैं और करते हैं हलचल। धुंध सा फैला है आंखों के सामने, बादलों के घेरे में बस इसी आस में कब सुलझेगी ये अजब पहेली। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।